देखिए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना से जीत हासिल की है, वो 2 सीटों पर यहाँ चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन देखा जाए तो केवल एक ही सीट पर उनकी जीत दर्ज हुई। चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से जीत तो गए, लेकिन जिस तरीके से उन्हें दलित समुदाय का यहाँ पर समर्थन मिला, मायावती का दलित समुदाय कहा जाता था, लेकिन जो छिटक कर अब चंद्रशेखर आज़ाद के पास पहुंच गया। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद लगातार यहाँ जनता के मुद्दों को उठाते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये भी खड़ा हो जाता है आश्रुति कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद की जो आज़ाद समाज पार्टी है, अगर ये मजबूत होती तो 2 की 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आती, लेकिन आखिरकार। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम में। बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, मायावती, स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम उन चेहरों के बारे में जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष में चर्चाओं में बने हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात कर ली जाए तो इस बार यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने बुरी हार का कहीं ना कहीं सामना किया था, और उस हार के बाद मायावती ने पूरे 12 वर्षों के बाद इस बात का ऐलान करा कि उपचुनाव में अब मायावती लड़ती नजर आएंगी। हाल ही में अगर बात करें तो मायावती ने हाल ही के जितने, चाहे लोकसभा चुनाव देख लीजिए, चाहे विधानसभा चुनाव देख लीजिए, आखिरी बार मायावती उपचुनाव साल 2012 में लड़ती नजर आई थी। उसके बाद मायावती अब जाकर साल 2024 में उपचुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान करती नजर आ चुकी है। और वहीं दूसरी ओर बात कर लीजिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी की, जिस पार्टी के मुख्य चेहरे हैं चंद्रशेखर आजाद, वही चंद्रशेखर आजाद इस बार 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारते नजर आएंगे। इस बात का वो भी कहीं ना कहीं ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस की बात कर ली जाए तो अपनी चुनावी लिस्ट जो है, अपने प्रत्याशियों की सूची जो है उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने 6 चुनावी प्रभारियों को घोषित कर दिया है, वहीं मायावती भी 6 प्रत्याशियों को घोषित कर चुकी है। अब जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पर हैं कि आखिर आजाद कब अपने प्रत्याशियों की सूची निकालते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, मिल्कीपुर की सीट, जिस सीट पर लगातार चर्चाएं हैं कि आखिर मिल्कीपुर की सीट इस बार कौन लेकर जाएगा। वहीं दूसरी ओर आजाद की अगर बात कर ली जाए तो बिजनौर की मीरापुर सीट, क्योंकि बिजनौर की जो मीरापुर सीट है वो दलितों का अहम समीकरण कहलाती है, और इस सीट पर आजाद क्या अपनी पत्नी वंदना कुमारी को चुनावी मैदान में उतारते नजर आएंगे। सामने अगर देख ले तो मायावती क्या आकाश आनंद पर चुनावी दाव चलती नजर आएंगे बिजनौर की मीरापुर सीट पर। यह भी लगातार एक अहम मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि आकाश आनंद जो है वो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव की बहुजन समाज पार्टी की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में भी मायावती ने गठबंधन कर लिया है, और उत्तर प्रदेश से हरियाणा तक आकाश आनंद का जो राजनीतिक सफर है अब वो शुरू हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार उपचुनाव में लड़ने का ऐलान कर लिया है, और इस पर भी अहम सवाल है मायावती से जो लगातार किए जा रहे हैं कि आखिर आपने जो इस बार उपचुनाव का लड़ने का ऐलान जो उपचुनाव में किया है, ये आखिर किस रणनीति के तहत है। क्या आकाश आनंद का राजनीतिक सफर आप यहाँ से शुरू करवाना चाहती हैं, या फिर आपको एक बार फिर अब हार का डर सता रहा है, पार्टी कहीं ना कहीं हट ना जाए चुनावी, एक तरह से देखें जो पूरा का पूरा जो चुनाव का समीकरण है, अगर इससे बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं खिसकती नजर आएगी तो लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी बीएसपी की हार हो सकती है। और 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो बीएसपी की तमाम रणनीतियां अब क्या रहने वाली है, ये लगातार सवाल दागे जा रहे हैं, और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, अगर जिक्र कर लिया जाए मीरापुर की सीट का, बिजनौर की जो मीरापुर सीट है, जिस सीट पर आप देखें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी को चुनावी मैदान में उतारने के जो लगातार प्रयास है वो लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आजाद अपनी पत्नी पर दांव चल सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तो मायावती है, आकाश आनंद की एक बार फिर वापसी करवाई है, अपरिपक्व घोषित कर दिया था उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन उसके बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं का विरोध और आकाश आनंद की कहीं ना कहीं पार्टी में वापसी, राष्ट्रीय संयोजक का पद उन्हें सौंपना। क्या लगता है मीरापुर की सीट पर क्या आकाश आनंद बनाम वंदना कुमारी देखने को मिल सकता है? देखिए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से जीत हासिल की है, वो 2 सीटों पर यहाँ चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन देखा जाए तो केवल एक ही सीट पर उनकी जीत दर्ज हुई। चंद्रशेखर आजाद नगीना से जीत तो गए, लेकिन जिस तरीके से उन्हें दलित समुदाय का यहाँ पर समर्थन मिला, मायावती का दलित समुदाय कहा जाता था, लेकिन जो छिटक कर अब चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंच गया। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद लगातार यहाँ जनता के मुद्दों को उठाते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये भी खड़ा हो जाता है आश्रुति कि अगर चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है, अगर ये मजबूत होती तो 2 की 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आती, लेकिन आखिरकार केवल चंद्रशेखर आजाद ही क्यों जीतते नजर आए, उनके जो उम्मीदवार थे वो क्यों नहीं जीते। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि चंद्रशेखर आजाद अगर अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार देते हैं, मीरापुर से उन्हें टिकट दे भी देते हैं,
तो क्या पत्नी को यहाँ पर अगर देखा जाए तो जीत मिल पाएगी? अगर यहाँ पर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को समर्थन मिला पत्नी को भी मिल सकता है। वहीं आकाश आनंद की अगर बात की जाए, आम चुनावों में आकाश आनंद बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मायावती ने उन्हें अपरिपक्व कहते हुए हटा दिया दोनों पदों से। लेकिन जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल दाग रहे थे, ऐसे में जो तमाम नेता हैं वो ये कहते नजर आए थे कि वो अकेले तो नहीं थे जो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे थे। तमाम ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं, तो ऐसे में उन्होंने क्या गलत कहा? तो मायावती का वो निर्णय कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ, जिसके बाद मायावती ने तुरंत अपने जो गलत निर्णय उसको सही में बदल दिया और आकाश आनंद की वापसी बहुजन समाज पार्टी में कर दी। अब ऐसे में अगर वंदना कुमारी जो है वो चुनावी मैदान में उतरती हैं, आकाश आनंद भी उसी सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो वहां पर मुकाबला जो हुआ वो कांटे का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दलित समुदाय बहुजन समाज पार्टी को भी शुरू से चुनता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में अब नगीना से जीत दर्ज करने के बाद जो आजाद समाज पार्टी है वो भी मजबूती से दिखाई दे रही है। दलित वोट बैंक खिसक कर सांसद के पास आ तो गया है या चंद्रशेखर आजाद के पास आ तो गया है, लेकिन क्या वापस मायावती के पास भी जाता दिखाई दे सकता है? क्योंकि चेहरे जो हैं वो बराबर नजर आ रहे हैं। एक तरफ है चंद्रशेखर आजाद, दूसरी तरफ है आकाश आनंद। मतलब ये दोनों ही युवा चेहरे हैं और जनता युवा चेहरों को पसंद कर रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो टक्कर होगी वो कांटे की ही देखने को मिल सकती है। हालांकि मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीतियों पर कार्य जो है वो करती हुई नजर आ रही है। आकाश आनंद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, तो अगर आकाश आनंद चुनावी मैदान में मीरापुर से उतरते हैं तो मेरा यही मानना है कि आकाश आनंद वहां से जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन शालिनी, अगर यहाँ पे एक मुद्दा और देखा जाए, अखिलेश यादव की अगर बात करें, अखिलेश यादव 2019 का समीकरण एक बार फिर दोहराने का प्रयास हाल ही में करते नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार उनका दाव मायावती पे नहीं था, उनका दाव चंद्रशेखर आजाद पे था। क्योंकि मायावती का अगर आप देखें तो उनका जनाधार कहीं ना कहीं पार्टी का कमजोर हो रहा है और वो जनाधार छिटक कर आजाद की ओर जा रहा है, क्योंकि दलित वोट बैंक को मायावती बखूबी साथ दी थी, मुस्लिम वोट बैंक पर मायावती की एक अच्छी पकड़ थी, लेकिन वही दलित वोट बैंक और वही मुस्लिम वोट बैंक अब कहीं ना कहीं खिसक रहा है और आजाद की ओर जा रहा है। और उसी दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति अखिलेश यादव बनाते नजर आ रहे थे। लोकसभा चुनाव में बनाते नजर आए तो कहीं ना कहीं दलितों को नहीं साध पाए, लेकिन यादव वोट बैंक पूर्ण तरह से उन्हें मिल गया। अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक को साधने में इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सफल होते नजर आए, और अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो दलितों को साधने में आजाद जो है वो कहीं ना कहीं अव्वल नंबर पर उनका नाम लिया जा रहा है। मायावती की ओर उनका नाम नहीं था, उनका पक्ष नहीं था, उनका झुकाव नहीं था, लेकिन आजाद की ओर था। तो क्या लगता है अखिलेश यादव क्या यहाँ पर सेंधमारी करते नजर आएंगे? अखिलेश यादव बिल्कुल सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जहां मायावती का दलित वोट जो है वो खिसक कर चंद्रशेखर आजाद के पास चला गया, तो मायावती का एक जाटव वोट बैंक भी है। बिल्कुल, जो जाटव वोट बैंक है वो इस बार समाजवादी पार्टी को समर्थन देता हुआ नजर आया था। देखा गया था कि जाटव वोट बैंक ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी को वोट दिया है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मायावती लगातार चार बार उनकी सरकार रही है। ऐसे में मायावती लगातार हार का सामना अगर करती आ रही 2007 के बाद से, तो कहीं ना कहीं उनकी रणनीतियों में दिक्कत तो आई है। लेकिन अखिलेश यादव सेंधमारी का जो कार्य है वो करेंगे नहीं, वो कर चुके हैं। आम चुनावों में ही अखिलेश यादव ने इस तरीके से रणनीतियां बनाई थी कि साफ तौर पर मायावती जहां पर जीत दर्ज करती थी वहां पर भी अखिलेश यादव की जीत हुई है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होना तय थी वहां पर भी अखिलेश यादव की जीत हुई है। बदायूं की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, लेकिन इस बार वो बदायूं की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाती है। इस बार यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने काफी सोच समझकर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। उन्होंने इसीलिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने इसी वजह से कई उम्मीदवारों को यहाँ पर बदलते हुए नजर आए। अभी हाल ही में उनकी एक समीक्षा बैठक भी हुई जिसमें वो तमाम अपने जो उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आए थे। ये भी कहते नजर आए थे कि अगर कुछ वोट आप और हासिल कर लेते तो हम 3-4 सीटें और जीत जाते और जिसके बाद हमारी जीत भी हो सकती थी। लेकिन अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आम चुनावों में रणनीतियां बनाई और रणनीति कारगर भी रही, तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद ये जो 10 उपचुनाव की सीटें हैं वो अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, और ना ही अखिलेश यादव जो है वो ये 10 सीटें जो है अपने हाथ से जाते हुए मतलब ना ही जाने देंगे। लेकिन मायावती वो इस बार कोशिश जरूर करेंगी, अगर आम चुनावों में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली तो कम से कम उपचुनाव में तो 1 या 2 सीट
उन्हें मिल ही जाए, क्योंकि जी। इससे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में मायावती को फायदा होता हुआ नजर आएगा और इससे वो अपनी जो उनकी साख कमजोर पड़ी है, वो जो बिल्कुल। साख है वो मजबूत होती हुई भी नजर आएगी। मायावती की साख कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आ सकती है, लेकिन उसके लिए मायावती को बहुजन समाज पार्टी को अपनी रणनीतियों पर काम करना होगा। अगर ये रणनीतियां इस बार उपचुनाव में सफल हो जाती हैं तो 27 के विधानसभा चुनाव में मायावती बेशक कुछ सीटें अपने खाते में लाती नजर आ सकती हैं, लेकिन देखना अब ये दिलचस्प होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में जो ये उपचुनाव है, जिनकी तारीखों का ऐलान अब बेहद जल्द हो जाएगा, इन तारीखों पर आखिर उपचुनाव में मायावती क्या 1 या 2 सीट अपने खाते में लाती नजर आएंगी? क्या इस बार बीएसपी अपना जनाधार मजबूत करती नजर आ सकती है या फिर नहीं? और किस हिसाब से इस बार अपने प्रत्याशियों की सूची मायावती ने निकाली है? क्या वो प्रत्याशी इस बार बीएसपी के खाते में कुछ प्रतिशत वोट ला पाएंगे या फिर नहीं? ये अब एक अहम मुद्दा है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।